अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा में जलोज़ई हाउसिंग स्कीम का संग बुनियाद रख दिया। नौशहरों में 1320 घरों को मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। मंसूबे के तहत 40,000 से जायद अफराद को सस्ती इक़सात पर 1,320 फ्लैट्स दिए जाएंगे। हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए 3,300 मिलियन रुपए रखे हैं। नौशहरा में जलोज़ई हाउसिंग स्कीम के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जो मुआशरा कमजोर और गरीब तबके का ख्याल नहीं करता वो तरक्की नहीं करता, इसलिए पूरे मुल्क में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मंसूबा शुरू किया है। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को घरों पर सिर्फ 3% मार्कअप देना होगा, जबकि विफाकी हुकूमत हर घर के लिए 3 लाख रुपए अदा करेगी। वजीर आजम का कहना था कि जलोज़ई हाउसिंग मंसूबे से कम आमदनी वाले अफराद को अपना घर मिलेगा, जबकि इस मौके पर वजीर आजम ने वजीर आला KP महमूद खान को इस मंसूबे की मुबारकबाद भी दी। आपको बताएं कि NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि कोरोना के हवाले से मजीद फैसले कर लिए हैं, जिनका ऐलान जुमा को करेंगे, जबकि मजीद बंदिशें बढ़ाना पड़ेंगी। NCOC के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए असद उमर ने कहा कि कराची में कोरोना केसेस की शरह 13% और हैदराबाद में 14% है। अस्पताल जाने वाले मरीजों की तादाद 600 से ज्यादा हो गई है। इन मरीजों के पहुँचने के बाद चंद की तबीयत और खराब होती है और उन्हें ऑक्सीजन पर लगाना पड़ता है। असद उमर ने बताया कि ऑक्सीजन पर मरीजों की तादाद 4500 से तजावुज कर गई है। जून में वबा की पहली लहर में ऑक्सीजन में कोरोना के मरीज 3400 से जायद थे, यानी इस बार 30% जायद मरीज ऑक्सीजन पर हैं। उन्होंने कहा कि हमारा रवां हफ्ता इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान में वबा के आगाज से अब तक इस हफ्ते हलाकतों की तादाद सबसे ज्यादा है। कई शहर ऐसे हैं जहाँ वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल 80% से भी ज्यादा हो गया। मुल्क में जो ऑक्सीजन बनाई जाती है इसकी तादाद भी लातादाद नहीं है, इसलिए हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई चीन खतरनाक हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। विफाकी वजीर का कहना था कि आज NCOC में मजीद कुछ फैसले किए जिन्हें सूबों से शेयर करेंगे और जुमा को इन फैसलों का ऐलान करेंगे, जिनमें मजीद बंदिशें बढ़ाना पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरह इस वक्त वबा का फैलाव है, अगर इस वबा का जोर फौरी नहीं तोड़ा तो बड़े शहर बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त सूरत हाल बहुत संगीन है, इंतहाई संजीदगी की जरूरत है और कौम से अपील करता हूं कि संजीदगी दिखाएं। हमारे पास आखिरी मौका है, अभी बड़े शहर बंद नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास चंद दिनों की गुंजाइश है। अगर कौम से ज्यादा संजीदगी और तामुन नजर आया, इंतजामिया ने किरदार अदा किया, तो उम्मीद है कि ये इकदाम न उठाना पड़े, वरना बड़े शहर बंद करने के सिवा कोई रास्ता न होगा। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 83वां यौम वफात आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जिंदगी के आखिरी 13 साल जावेद मंजिल गढ़ी शाहों में गुजारे, जबकि जावेद मंजिल में ही पंजाब मुस्लिम लीग की तंजीमें नौ हुई। कायद आजम और मादर मिल्लत फातिमा जिना 1936 में अल्लामा साहब से मिलने यहीं तशरीफ लाए थे। सेक्रेटरी आर्कियोलॉजी एहसान भट्टा का कहना है कि जावेद मंजिल को 1984 में अल्लामा इकबाल म्यूजियम में तब्दील करके कौमी विरसा करार दिया गया। म्यूजियम में अल्लामा इकबाल के जाती इस्तेमाल में रहने वाली अशिया, कपड़े, जाय नमाज, उनके वालिदैन और बेगमात की तस्वीर, तालीमी असनाद, खतूत और कई नवादरात रखे गए हैं। अल्लामा इकबाल की वफात जिस कमरे में हुई, वहां लगे घड़ियाल की सुइयां सुबह के 4:03 पर रुकी हुई हैं, जबकि यहाँ मौजूद कैलेंडर्स पर आखिरी तारीख 21 अप्रैल 1938 की है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि वजीर आला पंजाब की मुआविन खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि कानून की पासदारी हर शहरी पर लाजिम है और रियासत के अंदर रियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। फिरदौस आशिक अमान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुज़ाकराती टीम ने जो चीजें और प्लान फाइनल किया है वो शेयर कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इंतहाई हसास मामला है, हम मुस्तकिल हल के लिए आगे बढ़ेंगे। मुआहिदे की शिकें उनके इल्म में है, मगर ऐलान उनका इस्तेहकाक नहीं। मुआविन खसूसी का कहना था कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा, जबकि जत्थों के हमलों में जाती दिफा के दौरान अगर कोई वाकया हुआ तो अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुआ है, लिहाजा नुकसान
نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی زیر صدارت ٹھٹہ سرکٹ ہاؤس میں اجلاس ہوا، جس میں رکن قومی اسمبلی جے پرکاش، رکن صوبائی اسمبلی حلیم عادل شیخ اور محمود مولوی سمیت مقامی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد کرانی کی اس رپورٹ میں۔ اجلاس میں ہیسکو اور سوئی سدرن حکام کی جانب سے گورنر سندھ کو بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر عمران اسماعیل نے ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ ہیسکو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اور بجلی کے ترسیلی نظام میں درپیش مسائل فوری طور پر حل کرے اور ڈپٹی کمشنر ٹھٹہ عوامی مسائل حل کرے اور ساتھ ہی احساس کفالت سینٹر پر تقسیم رقم کے عمل کی مانیٹرنگ بھی کی جائے، جبکہ گورنر سندھ نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ وہ ضلع میں پولیسنگ کے نظام کو بہتر بنانے پر توجہ دیں۔ اس موقع پر گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ ہم ٹھٹہ میں نادرا کے ساتھ مل کر پاسپورٹ آفس کے قیام کے لیے وزارت داخلہ سے رابطہ کر رہے ہیں۔ خیرپور میں ٹریفک حادثے میں 12 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بدھ کو خیرپور میں حسین آباد کے قریب مسافر کوچ اور وین میں تصادم ہوا۔ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ دونوں گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو سول اسپتال خیرپور منتقل کر دیا گیا، جبکہ سول اسپتال خیرپور میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ متعدد زخمیوں اور لاشوں کو کوچ اور وین کی باڈی کاٹ کر نکالا گیا۔ ایس ایچ او پاپوش نگر پولیس راؤ دلشاد علی کا بڑا کارنامہ، گمشدہ بچے کو اس کے ماں باپ کے حوالے کرنے کے لیے پرعزم۔ بچے کی گمشدگی کی خبر کا فوری ایکشن لیتے ہوئے ڈی این این نیوز نے ایس ایچ او پاپوش نگر سے رابطہ کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈائریکٹر ڈی این این نیوز سید اطہر حسین شاہ کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق ایک لاوارث بچہ جس کا نام احمد اور والد کا نام عارف ہے، گزشتہ روز پاپوش نگر پولیس کو ملا۔ پولیس کی جانب سے گمشدہ بچے کو اس کے ماں باپ کے حوالے کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ بچے کے مطابق وہ ناگن کے علاقے کا رہائشی ہے، مگر تاحال اس کے ماں باپ یا گھر کا معلوم نہیں ہو سکا، جبکہ بچے کا کہنا ہے کہ وہ دوسری جماعت کا طالب علم ہے اور وہ گزشتہ روز موٹر سائیکل پر راشد نامی لڑکے کے ساتھ دودھ لینے آیا تھا، مگر اس کے بعد وہ نہیں آیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جس کا بھی یہ بچہ ہے وہ اسے پاپوش نگر تھانے سے آ کر لے سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایس ایچ او پاپوش نگر راؤ دلشاد علی سے۔ جی راؤ دلشاد علی، کیا تفصیلات ہیں اور آپ نے ابھی تک کیا کوششیں کی ہیں گمشدہ بچے کو اس کے ماں باپ سے ملانے کی؟ مرزا صاحب، میں اس بچے کو لے کر ناگن، چرنگی اور اس کے اطراف میں ملحقہ علاقوں میں، گلیوں میں وہاں تک گیا جہاں تک بچے نے مجھے نشاندہی کی۔ کوئی قادری حلیم والا ہے، وہاں گئے ہیں اور اس کے گرد و نواح میں گھومتے رہے ہیں، مگر بچہ اپنا گھر نہیں بتا پا رہا۔ اور ایک گھر پہ بچے نے نشاندہی کی، یہ میرا گھر ہے، تو وہ گھر نہیں تھا، کوئی پرانا مکان ہے کسی کا، کافی بڑا احاطہ تھا، تالا اس میں لگا ہوا تھا پرانا، جو کبھی کھلا ہی نہیں ہے۔ پڑوس سے معلوم کیا، اس نے کہا نہیں سر یہ گھر نہیں ہے، کسی کی پراپرٹی ہے۔ تو اس طرح بچہ جو ہے وہ کنفیوز ہے اور بڑی پرابلم سے میں پھر اس کو واپس پھر تھانے لے آیا ہوں۔ میں صبح بچے کو ہم نے نہلایا دھلایا، ناشتہ کرایا، جو ایک ماں باپ ایک بچے کر سکتے ہیں، ہم نے وہ ٹریٹمنٹ اس بچے کو دی۔ فی الحال تو اس کے گھر کا پتہ نہیں چل رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں اور اگر شام تک یہ ٹریس نہ ہوا تو پھر ہم اس کو سینٹر جمع کرا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی بہت شکریہ، ایس ایچ او پاپوش نگر ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے۔ حکومتی دعوے ہوا ہو گئے، عوام چینی 110 روپے فی کلو خریدنے پر مجبور ہو گئی۔ عام آدمی کو چینی مقررہ نرخوں پر دستیاب نہیں، سستی چینی کے لیے بازاروں میں رش بڑھ گیا۔ ذرائع کے مطابق لاہور کے بازاروں میں چینی غائب ہو گئی اور بڑی مشکل سے آدھا کلو چینی 85 روپے کلو کے حساب سے مل رہی ہے، جبکہ عام سٹوروں پر چینی 110 روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 65 روپے کلو سستی چینی خریدنے کے لیے رمضان بازاروں میں قطاریں بدستور لگی ہوئی ہیں، جہاں خریدار کی انگلی پر نشان لگا کر چینی فروخت کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ دکانوں پر 85 روپے کلو چینی کی دستیابی ممکن بنا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ پنجاب حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود چینی کی مقرر کردہ نرخوں پر عوام کو دستیابی ممکن نہیں ہو سکی، جبکہ ڈیلرز اور شوگر ملز مالکان کے عدم تعاون سے چینی کا بحران کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ مرید کے میں رمضان بازار تو قائم کر دیا گیا، لیکن آنے والے کسٹمرز کے
साथ बदतमीजी का मुजाहरा किया जाता है और खवातीन को 1 किलो चीनी के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, जबकि इंतज़ामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में भी नाकाम है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मियाँ जमील से। जी मियाँ जमील, 1 किलो चीनी के लिए घंटों इंतज़ार और फिर बदतमीजी, क्या है ये सारा माजरा? अपडेट कीजिएगा। जी मैं बिल्कुल इसमें मौजूद हूँ रमज़ान सस्ता रमज़ान बाज़ार में। मैं इस वक्त तो मरीद के में रमज़ान बाज़ार में मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। मज़ीद इनसे जान लेते हैं इनका क्या कहना है और चीनी के हवाले से भी जाने के यहाँ पे आटा फ़रोख्त किया जा रहा है, खजूर है, तरह तरह की चीज़ें इनको यहाँ से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे ये बताएँ कि यहाँ से आपको चीज़ें मिल रही हैं? मिल रही है और किस रेट से मिल रही है? सर सही है, मगर इनकी बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा है। इनकी बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा, हर कस्टमर से बदतमीज़ी कर रहे हैं। शॉपर जो डबल करना है तो वो भी बदतमीज़ी है, हर तरह की। कल मैं उससे आटा लेके गया हूँ, उसने कल इतनी बदतमीज़ी की है, मैंने सिक्योरिटी को बताया है मगर सिक्योरिटी वालों ने भी कुछ नहीं किया। ठीक है जी आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना यही है कि यहाँ पे जो है चीज़ें तो कायम कर दी गई है, इंतहाई से ज़्यादा जो बदतमीज़ी का मुजाहरा पेश किया जाता है। आटा लेने के लिए आते हैं तो आटे वाला हमारे साथ बदतमीज़ी करता है। इसके साथ मैं यहाँ पे ये भी बताता चलता हूँ, अगर चीनी की बात की जाए तो यहाँ में लंबी कतारों में खातून को आधा आधा घंटा और घंटा घंटा जो है खड़ा होना पड़ता है, उसके बाद जाके ये चीनी मिलती है। और इनका ये भी कहना है कि अगर हम एक रैपर मांगते हैं तो हमें रैपर भी नहीं दिया जाता, उसके साथ जो है बदतमीज़ी का मुजाहरा पेश करते हैं। जी जैकबाबाद में सिविल लाइन थाना की हुदूद सेशन कोर्ट गेट के सामने बाजराई बिरादरी की जानिब से पुलिस एहलकार के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं आबिद अली की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद में बाजराटी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने कलाम पाक उठाकर अपने मासूम बच्चों के हमरा टायर नजर आतिश करके एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक मुजाहिरीन का कहना है कि कुछ अरसे कबल पुलिस एहलकार हयात बाजराटी को बेदर्दी से कत्ल किया गया था और पुलिस ने अब तक मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और न ही कत्ल केस में मुलविस मुल्जिमान को अब तक गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मुल्जिमान के बाअसर होने के बाइस पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, जबकि मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। रमजानुल मुबारक में कोरोना वायरस के तनाजुर में SOPs को हर हाल में मुकद्दम रखा जाएगा। 2 आबा मुशीरान, लीज इन काउंसिल के अराकीन और उलमाए कराम मिलकर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बना सकते हैं। हंगू में DSP सादत खान का इजहार ख्याल। मजीद तफसीलात जानते हैं निसार वंगश की इस रिपोर्ट में। 2 आबा में अमन व अमान बरकरार रखने और सियासी और कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने में उलमाए कराम और मुशीरान ने कलीदी किरदार अदा किया। 2 आबा से मंशियात फरोशी, खासतौर पर आइस और जराइम का खात्मा पुलिस की अगली तरजीहात में शामिल है। इस मकसद के लिए उलमाए कराम और कौमी मुशीरान को 2 आबा पुलिस के साथ अपने ताउन को मजीद बेहतर बनाना होगा। इन ख्यालात का इजहार DSP टल सादत खान और नौ ताइनात SHO 2 आबा महमूद खान ने थाना 2 आबा के लीज इन कमेटी के मेंबरान दुरसमंद नरियाब तोरावड़ी के मुशीरान से मुलाकात के दौरान किया। DSP टल सर्कल सादत खान, नौ ताइनात SHO महमूद खान ने 2 आबा कौमी मुशीरान से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मजीद कहा कि तहसील टल 2 आबा में कारोबारी सरगर्मियां अरूज पर है और इलाके में हर किस्म की कानूनी रिट बहाल है, जिसमें लीज इन कमेटी, उलमाए कराम, कौमी मुशीरान, इलाका अमायदीन और सिविल सोसाइटी का बड़ा रोल है। DSP सादत खान ने कहा कि जिले पुलिस ने जराइम के खिलाफ बिलखसूस मंशियात और आइस नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं और इन मामलात में किसी किस्म की रियायत किसी के साथ नहीं बरती जाएगी। उन्होंने मुशीरान से कहा कि वह मंशियात के खात्मे और हवाई फायरिंग जैसे कभी अमल की रोकथाम और जराइम की बेखौफी के लिए जिले पुलिस के साथ अपने ताउन को मजीद बेहतर बनाए। DSP ने मजीद कहा कि रमजानुल मुबारक में कोरोना वायरस के तनाजुर में SOPs को हर हाल में मुकद्दम रखा जाएगा और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और यहाँ शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आसिफ अली और हैदर अली का परफॉर्म ना करना बदकिस्मती है। ज़रूरत पड़ने पर सीनियर्स को टीम में लाया जा सकता है। हेड कोच मिसबाहुल हक की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस।
जिम्बाब्वे से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए हेड कोच मिसबाहुल हक ने बताया कि कौमी टीम में नौजवान खिलाड़ी इस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह हमारी तवक्कात हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि मिडिल ऑर्डर काफी अरसे से कमजोर है, ताहम जिम्बाब्वे सीरीज के बाद देखेंगे कि हम उस वक्त कहां खड़े हैं और अगर जरूरत पड़ी तो सीनियर्स को भी टीम में लाया जा सकता है। मिसबाहुल हक ने मजीद बताया कि आसिफ अली को मैंने नहीं बल्कि चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने मौका दिया। जब कोई परफॉर्म नहीं करता तो कहा जाता है कि मिसबाह इसको सपोर्ट करता है, लेकिन ऐसा तासुर गलत है। मेरे लिए सब बराबर हैं। मिसबाहुल हक ने ये भी बताया कि T20 वर्ल्ड कप से कबल 14 मैचेस बाकी हैं। उम्मीद है कि इंग्लैंड की सीरीज तक वर्ल्ड कप के लिए कॉम्बिनेशन फाइनल कर लेंगे। और अब DNN एंटरटेनमेंट रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। मीडिया इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर, वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने नौजवान ड्रामा और फिल्म साजों को कामयाब जवान प्रोग्राम से 5 करोड़ रुपए तक के कर्जे देने का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि प्रिंट और टीवी मीडिया से वाबस्ता सहाफियों के लिए वजीर आजम हाउसिंग प्रोजेक्ट से जाती घर और सेहत कार्ड की सहूलत देंगे। तनख्वाहों की अदायगी लाजमी करने के लिए कानून साजी और इंश्योरेंस ला रहे हैं। प्रेस क्लब को सहूलतें देना भी मेरी पॉलिसी होगी। सर सैयद अहमद खान और टीपू सुल्तान की जिंदगियों पर आलमी सतह के प्रोडक्शन पर काम शुरू किया जा रहा है। नौजवान ड्रामा और फिल्म साजों को कामयाब जवान प्रोग्राम से 5 करोड़ रुपए तक कर्जे की सहूलत देंगे। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट DNNPAK.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।